हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सरकम सेंटर। लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था होमवर्क के लिए, नहीं करा है तो आज देख लेना, क्लास के एंड में मैं उसको बताऊंगा। ठीक है भाई। अब देख लो सरकम सेंटर के बारे में जान लो, क्या होता है भाई सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है, ठीक है। मान लो कोई ट्राइंगल है, अगर ए बी सी में एक ट्राइंगल बनाता हूँ, यह है ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इस ट्राइंगल ए बी सी की साइड है ए बी बी सी और सी है। अगर मैं साइड के परपेंडिकुलर बायसेक्टर करता हूँ, बायसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट, और परपेंडिकुलर मतलब इसके परपेंडिकुलर बायसेक्टर बनाता हूँ। एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूँ जो इन साइड के परपेंडिकुलर भी हो और इन्हें दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करे। तो जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया ये परपेंडिकुलर बायसेक्टर, तो ये क्या करेगा, इसके दो इक्वल पार्ट भी करेगा और इससे 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। इसी तरीके से इस साइड पर भी मैंने एक परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ किया और इस साइड ए बी पर भी ड्रॉ किया। जब मैं इन तीनों को बढ़ाता हूँ तो जिस पॉइंट पर ये कट करेंगे एक दूसरे को, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वही पॉइंट कहलाएगा सरकम सेंटर, ठीक है। वो पॉइंट जहाँ पर परपेंडिकुलर बायसेक्टर जो है साइड के वो मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं। तो ये पॉइंट अगर मैं इसका नाम रख दूं ओ, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा भाई सरकम सेंटर, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको समझनी है कि सरकम सेंटर क्या होता है। सरकम सेंटर पॉइंट एट विच परपेंडिकुलर bisector of sides of a triangle meets या intersects, ठीक है। सर्कम सेंटर हम किसको बोलेंगे, वो पॉइंट जहां पर साइड्स के परपेंडिकुलर बायसेक्टर आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसको बोलेंगे हम क्या, सरकम सेंटर। अब देखो, अब अगर मैं इस पॉइंट ओ से एक वर्टेक्स को मिलाता हूँ, ठीक है, ये वर्टेक्स मैंने इससे मिला दिया इस तरीके से। अब इसको अगर मैं रेडियस कंसिडर करूँ और इस पॉइंट को सेंटर कंसिडर करूँ, फिर एक सर्कल बनाऊँ, तो वो जो सर्कल होगा वो इन तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ जाएगा। समझ गए, मैंने क्या करा, ओ को सेंटर लिया, इस ओ से एक वर्टेक्स को मिलाया, फिर इसको रेडियस कंसीडर किया और उस रेडियस का एक सर्कल जब मैंने बनाया तो वो जो सर्कल ड्रॉ होगा वो क्या करेगा, इन तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ जाएगा। तो ये जो सर्कल ड्रॉ हुआ, इस सर्कल को बोलूंगा मैं सरकम सर्कल, सरकम सर्कल, और ये जो रेडियस है इसको बोलूंगा मैं सरकम रेडियस, सरकम रेडियस। अब देखो भाई, सारे पॉइंट को मिला दो। अगर मैं इस वर्टेक्स को इस पॉइंट से मिलाता हूँ, ये भी रेडियस आर बनेगी। अगर मैं इस पॉइंट को मिलाता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो आपने देखा कि ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है। तो आपने देखा कि इस पॉइंट ओ से जब मैं वर्टिसेस को मिलाता हूँ तो तीनों वर्टिस क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो यहाँ पर मुझे सेकंड पॉइंट ये पता चला, मुझे पता चला कि जो सरकम सेंटर है और जो ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो सरकम सेंटर, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, सरकम सेंटर इज equidistant from each vertex of triangle, ठीक है। जो सरकम सेंटर होता है वो क्या होता है, बराबर बराबर डिस्टेंस पर होता है सभी वर्टेक्स से। और देखो, अब इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि भाई तीन ही ट्राइंगल बन रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो तीन ट्राइंगल बन रहे हैं। अगर मैं इसको मिटा दूँ यहाँ, तो आपने देखा जब मैंने इस सरकम सेंटर को वर्टेक्स से मिलाया तो यहाँ पर तीन ट्राइंगल बनकर तैयार हुए। एक ट्राइंगल बना ए ओ बी, एक बना बी ओ सी और एक बना सी ओ ए। तो इन ट्राइंगल्स को अगर देखो तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये दोनों आपस में इक्वल, दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है, तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इसमें जो ट्राइंगल बनते हैं ये आपस में कैसे ट्राइंगल होते हैं, ये होते हैं भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसमें triangles formed by joining circumcenter with vertex
आर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ठीक है, एक चीज आप ये समझ गए कि जब मैं सर्कम सेंटर को वर्टेक्स से मिला देता हूं तो मेरे पास 3 ट्राइंगल बनकर तैयार होते हैं, और ये जो तीनों ट्राइंगल होते हैं, ये जो सारे ट्राइंगल होते हैं, ये कैसे होते हैं? तीनों ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं। ठीक है भाई, अब देखो आगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं 4th पॉइंट पूछूं कि भाई कितने सर्कल मैं बना सकता हूं, कितने सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं किसी एक ट्राइंगल के। CDS 2020 में ये बात पूछी गई थी, CDS 2020 में ये बात पूछी गई थी कि बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्कल कितने हो सकते हैं किसी ट्राइंगल के। मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्कल्स ऑफ अ ट्राइंगल। बताओ भाई, वो पूछा था क्वेश्चन कि बताओ किसी भी ट्राइंगल के कितने ज़्यादा से ज़्यादा सर्कल मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। तो सर्कल क्या होता है भाई? वो सर्कल जो तीनों वर्टेक्स को टच करता हो, पास करता हो। तो कितने सर्कल बना सकता हूँ ऐसे में? सिर्फ एक ही सर्कल बना सकता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाता? 1। ऑप्शन में आपको दे रखा था 1 2 3 इनफाइनाइट। तो ऐसे कितने सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ एक ट्राइंगल के? सिर्फ एक ही सर्कल मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। एक पॉइंट आपको और याद रखना है। अब मान लो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई एक सर्कल है, एक ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है O। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ऐसे कितने ट्राइंगल हो सकते हैं जिनका जो है कॉमन सर्कम सेंटर हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई मैं इसके अंदर ऐसे कितने ट्राइंगल बना सकता हूं कि जिनका सर्कम सेंटर क्या हो? कॉमन हो। तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि मैं इनफाइनाइट ट्राइंगल्स बना सकता हूं। इनफाइनाइट ट्राइंगल्स आप बोलोगे। ठीक है भाई, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि एक सर्कल है, ठीक है, उसके सेंटर को अगर मैं सर्कम सेंटर मानता हूं तो इसमें मैं कितने ट्राइंगल्स ड्रॉ कर सकता हूं, कितने ऐसे ट्राइंगल होंगे जिनका कॉमन सर्कम सेंटर होगा। तो आप क्या बोलोगे? सर इनफाइनाइट ट्राइंगल्स ऐसे हो सकते हैं जिनका कॉमन सर्कम सेंटर हो। कॉमन सर्कम सेंटर हो मतलब अगर मैं उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं तो वो एक ही पॉइंट पर मिले सबके। तो ऐसे कितने हो सकते हैं? ऐसे इनफाइनाइट ट्राइंगल होंगे जिनका क्या होगा? कॉमन सर्कम सेंटर होगा। ठीक है भाई, कितने होंगे? इनफाइनाइट ट्राइंगल होंगे। तो ऐसी ऐसी बातें आपको याद रखनी है जो कि आपसे एग्जाम में स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछी जा सकती है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब देखो भाई आगे, अब इसकी लोकेशन की बात कर ले। अगर मैं लोकेशन के बारे में पूछूं इनकी कि भाई साहब लोकेशन क्या होगी, मतलब ये कहाँ पर पाए जाएंगे। अलग अलग ट्राइंगल के हिसाब से इनकी अलग अलग लोकेशन होती है। अगर मैं बोलूं कि एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है, तो ये उसके अंदर होंगे। ठीक है, अगर ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल है तो उसके बाहर होगा। ठीक है, और अगर राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है तो कहाँ होगा? हाइपोटेनस पर होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा भाई? हाइपोटेनस पर होगा। और हाइपोटेनस पर भी कहाँ होता है? उसके मिड पॉइंट पर। हाइपोटेनस पर भी कहाँ पाया जाता है ये सर्कम सेंटर? उसके मिड पॉइंट पर। अगर ये ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल ABC, तो कहाँ होगा ये? इसके मिड पॉइंट पर होगा। इस पॉइंट को ले लो O, तो ये इसका सर्कम सेंटर होगा। कहाँ होता है? उसके मिड पॉइंट पर। अगर हाइपोटेनस आपको मालूम है ट्राइंगल का तो आप फटाफट उसकी सर्कम रेडियस बता दोगे कि भाई अगर ये मिड पॉइंट पर होता है तो वो उसका आधा हो जाएगा। तो आपको याद रखना है सर्कम रेडियस क्या होगी? हाफ होगी। किसकी? हाइपोटेनस की। तो हाइपोटेनस अपॉन में 2। अगर वो क्वेश्चन इतना सा बोल दे कि भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड 2 साइड है 3 और 4, तो बताइए उसकी सर्कम रेडियस कितनी होगी। तो आप फटाफट क्या करेंगे? उसके हाइपोटेनस की लेंथ निकालेंगे, उसका आधा कर देंगे, वो क्या हो जाएगी? उसकी सर्कम रेडियस हो जाएगी। अब इसके बाद देखो भाई, अब हम बात करते हैं इसकी एंगल से रिलेटेड बातें। एंगल से रिलेटेड बातें कि भाई अब देखो ये जो साइड है B, ये क्या कर रही है? यहाँ पर एक एंगल बना रही है O। ठीक है, सर्कम सेंटर पर एक एंगल बन रहा है BOC। ठीक है, और ये वाला वर्टेक्स एंगल है A। तो मुझे निकालना है कि भाई एंगल BOC और इस एंगल A में क्या रिलेशन होगा। तो आपको याद रखना है
कि जो सरकम सेंटर पर बनने वाला एंगल होता है वो वर्टेक्स पर बनने वाले एंगल का कितना होता है, 2 टाइम्स होता है। और ये किस में होता है, ये होता है अगर एंगल ए कैसा है, एक्यूट एंगल है। ये होता कब है, जब ये एक्यूट एंगल होगा। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो एंगल BOC जो बनेगा वो होगा ट्वाइस ऑफ 180 माइनस एंगल ए। ठीक है, ये कब है, जब एंगल ए कितना होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अगर एंगल ए ऑब्ट्यूज एंगल है तो उस कंडीशन में एंगल BOC कितना होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 180 माइनस ए हो जाएगा। अब देख लो भाई ये 2a आता कैसे, अगर ये मैं ट्राइंगल लेता हूँ ABC तो इसमें आप एंगल ले लो, ये पूरा एंगल ए है, इसको मान लिया मैंने थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, ये कैसा ट्राइंगल बना, मैंने बताया अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल होंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब दो साइड इक्वल तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, ये वाली और ये वाली साइड, तो इनके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल हो गए। अब ये थीटा है, ये पूरा बी है, तो ये कितना बच जाएगा भाई, बी माइनस थीटा। एक एंगल पता चल गया। उसी तरह से अब ये पूरा ए है, ये पूरा एंगल ए है, उसमें से थीटा निकाल दो तो ये कितना बचा, ए माइनस थीटा। ठीक है, ये वाला एंगल OAC कितना बचा, ए माइनस थीटा। फिर से वही बात है कि ट्राइंगल OAC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो दो एंगल इक्वल होंगे। कौन से, साइड के अपोजिट। ये वाला ए माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ए माइनस थीटा होगा। ये वाला एंगल कितना होगा, ए माइनस थीटा। अब ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल है C। अब ये पूरा एंगल अगर C है, उसमें से ए माइनस थीटा मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये बचेगा C माइनस ए माइनस थीटा। ठीक है, ये ब्रैकेट हटा दो, इसको लिख दो C माइनस ए प्लस थीटा। ये एंगल मेरे पास बचेगा। अब देखो, अब मैं कौन सा ट्राइंगल ले लेता हूँ, ट्राइंगल BOC। इन ट्राइंगल BOC, अब ट्राइंगल BOC में मुझे कौन सा एंगल चाहिए, मुझे चाहिए एंगल BOC। अब अगर मुझे एंगल BOC निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 180 माइनस ये दोनों एंगल माइनस कर दूंगा। कौन सा, CBO और BCO, ये दोनों माइनस कर दूंगा। CBO कितना बना भाई, ये बना एंगल B माइनस थीटा। और ये BCO कितना बना, ये बना प्लस एंगल C माइनस एंगल A और प्लस थीटा। इन दोनों का सम मैं 180 में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो थीटा से थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ पर कितना बचा, 180 माइनस ये हो गया एंगल P प्लस एंगल C और माइनस एंगल A। अब आपको पता है भाई B प्लस C को क्या लिख सकता हूँ मैं, B प्लस C को लिख सकता हूँ 180 माइनस ए। B प्लस C को क्या लिख दोगे आप, 180 माइनस ए। B प्लस C को क्या लिख दो, 180 माइनस ए। अगर मैं ट्राइंगल ABC की बात करूँ तो ट्राइंगल ABC में B प्लस C क्या होगा, B प्लस C, एंगल B प्लस C हो जाएगा 180 माइनस ए। तो यहाँ पर पुट कर दो, जैसे मैं यहाँ पर पुट करता हूँ 180 माइनस ए और ये माइनस ए। तो अब मैंने ब्रैकेट जब ओपन किया तो ये हो जाएगा 180 माइनस 180 और ये ए 2 है, तो ये प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 180 से 180 कैंसिल, तो कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ एंगल ए आ गया, एंगल BOC। मतलब सरकम सेंटर पर बनने वाला एंगल वर्टेक्स पर बनने वाले एंगल का ट्वाइस होगा। जब कब होगा, जब वर्टेक्स वाला एंगल क्या हो, एक्यूट एंगल हो। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल हो, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल हो मतलब 90 से ज़्यादा हो, तो कितना होगा, ये 180 माइनस ए होगा। अब ये भी देख लो भाई ये कैसे होता है। अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, ये बन गया मेरा ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये है ट्राइंगल AB और ये C। ठीक है, ये है इसका सरकम सेंटर O, ये हो गया इसका सर्कल, इस तरीके से सरकम सर्कल। ठीक है, ये है इसका सरकम सेंटर O। अब अगर मैं इसको इससे मिला देता हूँ तो ये भी क्या बनी भाई, रेडियस। सेम वही प्रोसेस करना है। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँगा, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये एंगल थीटा, तो ये भी पूरा एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। अब देखो, ये तो एंगल ABO ये है थीटा। इस पॉइंट को अगर मैं D मान लेता हूँ तो ABD ये कितना है, ये है B। अब थीटा की वैल्यू ज़्यादा है, B कम है, तो ये कितना बचेगा, थीटा माइनस B बच गया। अब उसी तरीके से इस ट्राइंगल में ले लो,
ट्राइंगल ए ओ सी में, ए ओ सी में आप देखते हो तो ये कितना बचा, ये है थीटा, तो ये बच जाएगा ए माइनस थीटा। ए माइनस थीटा में ये भी रेडियस, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये एंगल और इसका अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ये कितना हो गया पूरा, ये हुआ पूरा ए माइनस थीटा। अब ए माइनस थीटा, ये एंगल कितना बचा, ये है सी, कौन सा, डी सी ए, तो एंगल सी है, और ओ सी ए बचेगा ए माइनस थीटा। अब इसमें से क्या करो, सी में से सॉरी ए माइनस थीटा में से सी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या बच जाएगा, ओ सी डी, कितना बचेगा, ए माइनस थीटा माइनस सी। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एंगल बी ओ सी, तो एंगल बी ओ सी जब आप निकालोगे तो क्या करोगे, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्या, इन दोनों का सम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट कर दो, तो थीटा माइनस बी प्लस ए माइनस थीटा और माइनस सी। तो देखो थीटा से थीटा तो भाई कैंसिल हो गया, ये कितना बचा 180 माइनस ये हो गया एंगल ए माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी। ठीक है, ये हुआ 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अब देखो ये b प्लस सी कितना हो जाएगा, इस ट्राइंगल ए बी सी में b प्लस सी कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए, इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं 180 माइनस ए, और ये कितना है, ये भी 180 माइनस ए है, तो 180 माइनस ए कितनी बार आ गया, 2 बार, तो कितना हो गया ट्वाइस ऑफ 180 माइनस ए डिग्री एंगल बी ओ सी। ये होगा कब, जब ये कैसा हो, जो वर्टेक्स एंगल है ये क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, तो ट्वाइस 180 माइनस ए करूंगा, और अगर एक्यूट एंगल है तो ट्वाइस ऑफ वर्टेक्स एंगल कर दूंगा। अब देख लो इस पर किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इजी सा सिंपल सा। अब देखो ये फटाफट इसके ऊपर किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर कल के दिन को बोलते क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल्स टू 85 डिग्री, एंगल सी 75 डिग्री, इफ ओ इज सर्कमसेंटर देन फाइंड एंगल बी ओ सी। ठीक है, क्या कह रहा है भाई वो कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल बना लो यहाँ, ए बी सी, बी दिया है उसने 85, ये वाला एंगल है 75, वो कह रहा है ओ सर्कम सेंटर है, तो बताओ एंगल बी ओ सी कितना होगा। अब अगर ओ सर्कम सेंटर है तो आपको पता है कि जो एंगल बी ओ सी बनेगा वो उसके अपोजिट वर्टेक्स का एंगल का ट्वाइस होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एंगल ए पता करना है, तो एंगल ए कितना हो गया भाई, ये हो गया एंगल, ये 85 और 75 160, 160, तो ये कितना बच गया 20। अगर ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है तो उसका डबल कर दो, कितना हो गया ये 40 डिग्री, आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, ये कितना हो गया हमारा एंगल बी ओ सी, ये हो गया 40 डिग्री। इसमें आपसे दूसरी चीज़ क्या पूछ सकता है, ये फर्स्ट। सेकंड चीज़ आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे सपोज वो पूछ लेता ओ बी सी या ओ सी बी, वो पूछ लेता है कि बताइए एंगल ओ बी सी कितना होगा, ये भी तो पूछ सकता है। अगर वो बी ओ सी पूछ सकता है तो हो सकता है वो ओ बी सी पूछ ले। जब वो ओ बी सी पूछेगा तो क्या करोगे, आपको मालूम है भाई ये भी रेडियस है, ये भी सर्कम रेडियस है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, तो ये अगर 40 है तो बचा कितना 140, 140 का आधा कर दोगे, 140 का आधा कर दो तो 70 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 70 डिग्री। अगर वो ओ बी सी पूछ ले तो 70 डिग्री, ओ सी भी पूछ ले तो भी कितना होगा 70 डिग्री होगा। और देखो दूसरा क्वेश्चन देख लो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल P इक्वल्स टू 110 डिग्री इफ O इज सर्कम सेंटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल QOR। ठीक है, वो इतना सा क्वेश्चन बोल दे कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें एक ट्राइंगल है PQR जिसमें एंगल P कितना है 110 डिग्री है। एंगल P अगर 110 डिग्री है मतलब क्या हो गया, कैसा ट्राइंगल बन गया, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल बन गया। अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन गया उसमें वो क्या है, उसका सर्कम सेंटर है। तो आपको बताना है एंगल QOR क्या होगा, एंगल QR क्या होगा। इस तरीके से ये ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है ना तो एंगल बड़ा बनाओ भाई, ये इस तरीके से। ठीक है, ये P, ये Q और ये R, उसने दिया है ये 110 डिग्री। ठीक है, कहाँ बनेगा इसका सर्कम सेंटर, ये बनेगा। आपसे ये वाला एंगल पूछा गया है, आपको पता है अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो क्या लूँगा मैं, ये कितना हो जाएगा एंगल QOR, ये होगा ट्वाइस ऑफ 180 माइनस A डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ 180
माइनस ए कितना है 110 डिग्री। तो 180 में से 110 घटाए कितने बचे 70, 70 का डबल 140, तो कितना हो जाएगा ये 140 डिग्री एंगल क्यू ओ आर हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी एक और चीज़ पूछ सकता था, अगर ये ओ है, वो सपोज आपसे पूछ लेता बताओ एंगल ओ क्यू आर कितना होगा। एंगल ओ क्यू आर भी तो पूछ सकता है आपसे, फिर से वही काम करना है। अब अगर ये फर्स्ट पार्ट मान लो, सेकंड पार्ट में वो आपसे पूछ ले कि भाई बताओ एंगल ओ क्यू आर पूछ ले, एंगल ओ क्यू आर पूछ ले या एंगल ओ आर क्यू पूछ ले, दोनों सेम होंगे क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट एंगल सेम होते हैं। तो ये साइड रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इसके अपोजिट ये वाला, इसके अपोजिट ये वाला सेम होंगे। अब अगर ये अकेला एंगल 140 डिग्री का है, ये 140 डिग्री का है, तो बाकी कितना बच गया 40 + 40 का आधा कर दो, 40 का आधा हो गया भाई कितना 20 डिग्री। तो ये जो एंगल बना ओ क्यू आर, ये जो एंगल बना ओ क्यू आर, ये कितना हो गया, ये हो गया 20 डिग्री। इस तरीके से आप फटाफट एंगल निकाल पाओगे सर्कम सर्कल में। और आगे देखो भाई, देखो भाई ये तो हो गए एंगल की बात। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये इसका सर्कम सेंटर है, ये क्या होगी इसकी सर्कम रेडियस होगी, ये भी आर और ये भी आर। ये क्या होता है परपेंडिकुलर है, जो कि बाइसेक्ट भी करता है, ये भी a/2 और ये भी a/2। और आपको पता है ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये क्या करेगा इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये पूरा कितना होगा, इसका डबल 2 है, तो ये कितना बनेगा एंगल ए बनेगा, ये भी कितना बनेगा एंगल ए बनेगा। तो यहाँ से मैं फाइंड कर सकता हूँ कि भाई साइन ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए के अपोजिट साइड a/2 और अपॉन में हाइपोटेनस आर। तो साइन ए इक्वल्स टू हुआ a/2r। अगर मैं 2r को इधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 2r इक्वल्स टू a/sin ए। इसी तरीके से अगर मैं ये वाला ट्रायंगल बना लूँगा तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा b/sin b हो जाएगा। और अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ BOA, तो यहाँ से c/sin c आ जाएगा। तो आपने जो साइन रूल पढ़ा था उसमें a/sin a, b/sin b, c/sin c इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट होता है, जो कि क्या होता है ट्वाइस ऑफ r होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और देखो भाई, और क्या याद रखना है आपको एरिया के बारे में कि भाई एरिया क्या होगा। अगर ये ट्राइंगल ABC लेता हूँ मैं, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया डेल इक्वल्स टू होगा हाफ इंटू ये B का अपोजिट साइड B, C का अपोजिट साइड C, और ये एंगल इन दोनों के बीच का A है। तो ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू B इंटू C साइन ए, हाफ BC साइन A। अब देखो यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ, यहाँ से मैं साइन A की वैल्यू निकाल सकता हूँ। साइन A इक्वल्स टू कितना पुट कर दूँ मैं a/2r। अगर मैं साइन ए की जगह a/2r पुट कर दूँ यहाँ पर, तो डेल इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ इंटू BC इंटू a/2r। तो यहाँ से मिला डेल इक्वल्स टू ABC अपॉन में 4r, या फिर आप एक रिलेशन ये हो गया, और अगर आप r को इधर ले जाते हो तो ये हो जाएगा ABC अपॉन 4 डेल्टा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। हो सकता है कल के दिन को वो आप एक ट्राइंगल की 3 साइड दे दे और आपसे पूछ ले कि बताइए उसकी सर्कम रेडियस क्या होगी, तो आप इस फॉर्मूला से फटाफट उसको निकाल सकते हैं। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएगा। देख लो भाई किस तरह के क्वेश्चन बोल दे। अगर वो बोल दे क्वेश्चन कि भाई क्वेश्चन है इन ट्राइंगल PQR एंगल P इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड QR इक्वल्स टू 10√3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द सर्कम रेडियस। ठीक है, वो बोलते हैं कि एक ट्राइंगल है PQR जिसमें एंगल P कितना है 60 डिग्री है। एंगल PQR, ये एंगल P कितना है 60 डिग्री है, और साइड QR मतलब इसके अपोजिट साइड दे रखी है हमें कितना 10√3 सेंटीमीटर, ये QR दे रखा है। वो आपसे पूछ रहा है इस ट्राइंगल का जो सर्कम सर्कल बना उसकी सर्कम रेडियस कितनी होगी। अगर ये सर्कम सेंटर है इसके अंदर ही होगा, तो ये सर्कम रेडियस R की वैल्यू आपको बतानी है। अभी मैंने बताया कि 2R इक्वल्स टू कितना होता है a/sin A, b/sin B और c/sin C, ये साइन रूल वाला सिस्टम।
ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अगर आपको वर्टेक्स एंगल दिया है, उसके अपोजिट साइड दे रखी है और आपसे सर्कम रेडियस पूछ लेता है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एंगल 2r इक्वल्स टू एंगल p अपॉन इसके अपोजिट साइड QR। तो 2 इंटू r इक्वल्स टू एंगल p कितना? 60 साइड QR और अपॉन में साइन ऑफ एंगल। ठीक है, QR अपॉन साइन P। तो QR कितना है भाई? QR है आपका 10√3 और अपॉन में साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब देख लो, ये 2 से गया 5 टाइम्स, तो r इक्वल्स टू हो गया कितना? 5√3। साइन 60 कितना होता है आपको मालूम है? √3/2। ये √3 से √3 जाएगा और 2 कूद के ऊपर पहुंच जाएगा, 5 2 10। तो रेडियस कितनी आ गई भाई? ये आ गई 10 सेंटीमीटर। तो सर्कम रेडियस कितनी बन गई उसकी? वो बन गई 10 सेंटीमीटर। और देख लो दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है आपको सर्कम रेडियस पूछने के लिए। वो बोल दे क्वेश्चन के, वो बोल दे इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, AD इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, विच इज परपेंडिकुलर टू साइड BC, then find circum radius। ठीक है, अभी मैंने बताया सर्कम रेडियस आप दो तरीके से बता सकते हैं, या तो आपको एक वर्टेक्स एंगल उसके अपोजिट साइड की लेंथ बताओ, या फिर एक फॉर्मूला और लिखवाया मैंने कि R इक्वल्स टू ABC अपॉन 4 डेल्टा, मतलब ट्राइंगल की साइड मालूम हो और आप एरिया मालूम हो तब निकाल सकते हैं। लेकिन अब इस ट्राइंगल में क्या दे रखा है? इसने मैं बोला उसने कि एक ट्राइंगल है ABC, AB कितना है 9, AC कितना है 4, ये AD एक परपेंडिकुलर है इसमें, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है D, और क्या बोला है? और साइड BC। और आपसे पूछा है कि बताओ सर्कम रेडियस बतानी है, तीसरी साइड तो आपको मालूम ही नहीं है, इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड A तो मालूम है ही नहीं। तो अब कैसे करा जाए? तो आप अब इसको लगाओ फॉर्मूला को कि R इक्वल्स टू होता है भाई A के अपोजिट साइड A, B के अपोजिट साइड B और C के अपोजिट साइड C। तो A इंटू 4 इंटू 9 और अपॉन में 4 इंटू डेल्टा। अब डेल्टा क्या है? डेल मतलब ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो भाई, यहाँ पर इस ट्राइंगल का एरिया मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस ट्राइंगल का एरिया कैसे लिख सकता हूँ? ये आपको बेस मालूम है और ये परपेंडिकुलर मालूम है। जब आपको बेस मालूम हो और परपेंडिकुलर मालूम हो तो आप एरिया कैसे निकालते हो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। तो बस इस डेल की जगह मैं क्या लिख दूंगा? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है A, इंटू हाइट, हाइट कितनी है 3। बस अब यहाँ देखो, ये 2 2 जा 4 हो गया, ये A से ये A कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। तो R कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर उसकी ट्राइंगल की सर्कम रेडियस हो जाएगी। इस तरीके से हम इन फॉर्मूला को लगाकर सर्कम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी क्या रहेगा? अभी एक क्वेश्चन और रह गया है ना, जो प्रीवियस क्लास में होमवर्क दिया था वो क्वेश्चन और देख लो भाई। क्या था क्वेश्चन? देखो भाई, ये हमारा लास्ट क्लास में मैंने आपको घर के लिए होमवर्क दिया था, इसका करेक्ट ऑप्शन देख लो कौन सा है। ऑप्शन बी है। कैसा आएगा ऑप्शन बी वो भी देख लो कि भाई उसने बोला है कि एक ट्राइंगल है, ये है ट्राइंगल A B और C, और क्या बोला उसने? AD मीडियन है इस ट्राइंगल का, AD मीडियन है, AD मीडियन है। मीडियन क्या करता है? ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और दोनों इक्वल पार्ट का एरिया भी क्या होता है? इक्वल होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई जो एरिया बनेगा ट्राइंगल ABD का, वो किसके इक्वल बनेगा? ट्राइंगल ADC के एरिया के। दोनों का एरिया इक्वल होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और ये BD और CD भी इक्वल होगा, उससे हमें भी कोई मतलब है नहीं। फिर उसके बाद क्या बोलता है? फिर वो बोलता है इफ P इज एनी पॉइंट ऑन AD। अब बोल रहा है कि इस AD पर कोई भी पॉइंट है, P कहीं भी हो सकता है, उस बात से हमें कोई मतलब है नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस BP को भी मिला दो और इस CP को भी मिला दो। अब क्या बोलता है वो हमसे? P is any point on AD, then which of the following is correct? तो कौन कौन से एरिया को कंपेयर करा रहा है वो? PAB और PAC को ही कंपेयर करा रहा है। कहाँ है PAB? ये है PAB अपना एरिया, PAB, और इधर क्या है? ये PAC एरिया है।
ठीक है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि बताइए इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू या क्या होगा। अब देखो ट्राइंगल ABD और ADC तो इक्वल होंगे, ये बात आपको क्लियर है। क्यों? क्योंकि AD मीडियन है ट्राइंगल ABC का। अब देखो अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं, ट्राइंगल PBC में, इन ट्राइंगल PBC, अब ट्राइंगल PBC की अगर बात करूं तो इसमें भी PD क्या कर रहा है, BD को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, PD इसका मीडियन हो गया। ट्राइंगल PBC में PD क्या हो गया, PD एक मीडियन की तरह काम कर रहा है। अगर ये मीडियन की तरह काम कर रहा है तो जो PBD का एरिया होगा और जो PCD का एरिया होगा वो भी इक्वल होगा। तो ट्राइंगल PBD का एरिया किसके इक्वल होगा, ट्राइंगल PCD के एरिया के, है ना। अब ये दोनों एरिया भी आपस में इक्वल हैं, ये दोनों एरिया भी आपस में इक्वल हैं। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में ट्राइंगल ABD माइनस ट्राइंगल PBD का एरिया। जब आप इस पूरे ट्राइंगल ABD में से PBD को निकाल दोगे तो क्या बचेगा, PAB बचेगा। कौन सा बचेगा, ट्राइंगल PAB। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है भाई, ADC और PCD। मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ADC में से मैं PCD को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ADC ये पूरा ट्राइंगल, इसमें से PDC को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या बचेगा, PCA बचेगा। इधर क्या बचेगा, ट्राइंगल PCA या PAC। अब देखो या ट्राइंगल ADC माइनस ट्राइंगल PCD, जब इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बचेगा, PAB और PCA, और ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया मेरा, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया कि ट्राइंगल PAB और ट्राइंगल PAC का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आ रही हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में इन सेंटर के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।